यूट्यूब के इतिहास में भारत का इतिहास का ऐसा कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट का संगम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपको पता तब चलेगा जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप अपने क्वालिटी टाइम को बेहतर तैयारी में लगाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसी तरह का भारत के इतिहास से प्रत्येक टॉपिक पे हम वीडियो का सीरीज लाने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं आपको नोटिफिकेशन में मिले और आपको कम समय में आपको बेहतर तैयारी हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है औरों से बेहतर करना कम टाइम में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव, है ना। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के आने के बाद भारत के जो अर्थव्यवस्था था पहले, उनके आने के बाद क्या क्या चेंजिंग हुआ उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण में बाँटा गया। पहले इसको समझते हैं। इसका पहला चरण वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 ईस्वी तक। दूसरा जो इसका चरण था उसको बोलते हैं औद्योगिक काल, 1813 से 1858 ईस्वी तक। इसका जो तृतीय चरण है वो वित्तीय पूंजीवाद का रहा है, जो 1860 ईस्वी के बाद का चरण रहा है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली व बेशर्म लूट का काल कहा। यानी कि पर्सिवल और स्पीयर जो थे वो कहाँ के थे, वो अंग्रेज थे। उन्होंने ही उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण था 1757 से 1813 ईस्वी, उसको उन्होंने क्या कहा, खुली व बेशर्म लूट का काल। भारतीय किसानों के शोषण का आरंभ 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह के फरमान के द्वारा कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी का अधिकार प्रदान करने से हुआ। आपको एक चीज ध्यान होगा कि 1765 में मुगल बादशाह उस समय फॉरेक्सियर थे। रजनी पामदत्त ने अपनी रचना इंडिया टुडे में भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। यानी हम लोग अभी देख रहे हैं भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का प्रभाव। इसमें आप जो है कई चीज़ को इकट्ठे देखेंगे, चाहे वो इजारेदारी प्रथा होगा, अस्थाई बंदोबस्त होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको नहीं घबराना है। सभी टॉपिक पे आगे हम अलग अलग सीरीज में वीडियो लाएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था पर उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा उसको हम फिलहाल देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कृषि पर प्रभाव। कंपनी ने भूमि का प्रतिवर्ष लगान वसूल करने वाले उन ठेकेदारों को देना आरंभ किया जो अधिक से अधिक लगान वसूल कर दे सकते थे। यानी कंपनी का एक ही उद्देश्य हुआ करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान हमको कौन दे पाएगा, उसको हम ज़मीन को देंगे ठेका पर, पट्टा पर, है ना। तो इसलिए कंपनी का उद्देश्य था अधिक से अधिक पैसा कमाना। अभी जो हम अर्थव्यवस्था में प्रभाव का जो हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटिश का, तो इसमें आप कई चीज़ को इकट्ठा आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इजारेदारी प्रथा हुआ, चाहे अस्थाई बंदोबस्त हुआ, लेकिन सभी पर हम हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो का सीरीज लाने वाले हैं। वो आपको आगे उसको हम टॉपिक में क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और प्रभाव। तो चलिए आगे हम देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम यानी इजारादारी प्रथा आरंभ की थी। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को जमीन जो है दिया जाता था। 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। इसका कारण यह था कि सरकार ने यह निश्चित नहीं किया कि जमींदार किसानों से कितना लगान लेंगे। इससे क्या हुआ कि जमींदार जो थे वो ज़्यादा लगान लिए और अंग्रेज को कम पैसा दिए। इसमें क्या हुआ, जो किसान जो खेती करता था वो इसमें पिस गया और वो एक तरह से बुझिए कर्ज के जाल में फंसते चला गया। अगला है कि महलवारी तथा रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था में भूमि का मालिक सरकार थी, किसान नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अंग्रेजी सरकार अधिकतम लगान के लिए एक अवधि तक बाध्य करती थी और यदि किसान ऐसा नहीं कर पाते तो उसकी जमीन को बेच दिया जाता था। इसके बाद इससे दो प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा कि धनाढ़ व्यक्ति भूमि खरीदकर जमींदार बन बैठे। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि किसान महाजनों के कर्जदार बन गए, जो अत्यधिक ब्याज लेते थे और उनके कर्ज के जाल में फंसते चले गए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे। खदानों की कमी के कारण 1866-67 में उड़ीसा में बड़े भयंकर अकाल पड़े थे, जिसको 19वीं शताब्दी के अकालों में आपदा का महासागर नाम दिया गया। ये कब पड़ा? 1866 से 67 में। कहाँ पड़ा? उड़ीसा में पड़ा। इसको भी ध्यान रखिएगा। किसानों के शोषण के कारणों में भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना, किसान और सरकार के बीच बिचौलियों का होना था। इसके पीछे रीजन था, किसान और सरकार के बीच में बिचौलिया जो जमींदार था वो क्या करता था, जो नहीं टैक्स देता था उसके जमीन को पट्टा दूसरे को देता था। उससे क्या हुआ, जमीन कई टुकड़ों में बट गया, जिनका अंतिम मार जो है वो किसानों पर पड़ता था। अगला टॉपिक है हस्तशिल्प का विनाश।
यानी कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने केवल किसान को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने हस्तशिल्प को भी विनाश किया। अंग्रेजों की शासन नीति से गृह उद्योग, लघु उद्योग, दस्तकारी जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, जिसकी शुरुआत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांतों से हुई। बंगाल सूती और रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। राजनीतिक सत्ता के लिए कंपनी ने दस्तकारों का शोषण आरंभ कर दिया। यानी कि बंगाल का जो सबसे बड़ा वहाँ पे सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र था उसको क्या किया, बर्बाद कर दिया। वहाँ का दस्तकारी को क्या किया, खत्म कर दिया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल को। ठीक है। अगला है, ब्रिटेन में भारत से आयात होने वाले माल पर अत्यधिक कर लगाए दिए, जिससे ब्रिटेन के उद्योग को संरक्षण मिला। यानी कि ब्रिटेन में जो भारत से जो सामान आयात होता था उस पर अधिक कर लगा दिया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन का माल अंग्रेज के पास ज़्यादा नहीं जा पहुंचा। इससे ब्रिटेन का जो उद्योग था उसको क्या मिला, संरक्षण मिला। दूसरी तरफ क्या किया कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से जो भारत में सामान आता था, आयात होता था, उस पर क्या किया, माल पर कर को कम से कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन का अधिक से अधिक माल भारत के लोग यूज करने लग गए, और भारत का जो दस्तकार थे, भारत का जो अति थे, उनको क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। और अंग्रेज का उद्योग जो है काफ़ी फला फूला अंग्रेज का इंग्लैंड में। ठीक है। अगला है कि हस्तशिल्प का विनाश से कृषि पर भारतीय जनसंख्या का दबाव तब से ही बढ़ने लगा। यानी कि आज भी आप देखेंगे भारत की जो आबादी है वो लगभग 70% केवल कृषि पे आधारित है। इसके पीछे रीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हस्तशिल्प के विनाश से ही स्टार्ट हुआ, और तब से भारतीय जनसंख्या पर कृषि का जो है बढ़ने लगा। अगला है कि 1720 में ब्रिटिश संसद ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके अधीन इंग्लैंड में भारतीय रेशमी और सूती कपड़ा पहनने वालों पर जुर्माना किया जाता था। यानी 1720 में ब्रिटिश संसद ऐसा कानून बनाया कि आप भारत के कोई भी कपड़ा पहनेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश के उद्योग को संरक्षण मिला। 1769 ईस्वी में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिए कि कच्चे शिल्प के उत्पादन को प्रोत्साहित करें तथा रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करें। यानी 1769 में कंपनी का जो डायरेक्टर था उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने कार्यकर्ता को आदेश दिया कि जो भारत में जो कच्चा सिल्क है उसको उत्पादन को प्रोत्साहित करो, और रेशमी कपड़ा जो बुन रहा है उसको निरुत्साहित करो। यानी कि उसका, अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था कि हम कच्चा माल भारत से ले जाएंगे अपने इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से हम कपड़ा बनाएंगे, इंग्लैंड से वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे भारत में, है ना। और यहाँ का जो पैसा है वो सारा हम ले जाएंगे इंग्लैंड में। इसलिए यहाँ का जो बुनकर था, यहाँ का जो शिल्पकार था, उसको क्या किया, उन्होंने निरुत्साहित किया और सिल्क को, कच्चा सिल्क उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया। विलियम बेंटिक ने 1834 ईस्वी में कहा था, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हुई है, तो विलियम बेंटिक ने कब कहा, 1834 में कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा था, भारतीय चरखे को तोड़ दी, भारत में जो सूती माल की माँ था उसे बाहर निकाल दिया, फिर भारत में सूती माल का बाढ़ ला दिया। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में मुंबई में कवासी नानाभाई के प्रयासों से स्थापित हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। बंगाल में सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल की 1855 में स्थापना हुई। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में हुई। 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। यानी कि भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना कब किया गया, 1916 में किया गया। किसके नेतृत्व में, थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह का वीडियो अगर आगे भी आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक टॉपिक का हम जो वीडियो का नया सीरीज लाने वाले हैं वो सारा सीरीज आपको नोटिफिकेशन में मिले, और आपका क्वालिटी टाइम यूट्यूब पे भी तो, और आपकी तैयारी बेहतर होते जाए, औरों से आप जरूर बेहतर कर पाएंगे। इसी की हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जरूर सभी सोशल मीडिया में शेयर करें, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ताकि पूरे भारत के तमाम स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाए और हमारा जो मेहनत है वो रंग लाए। थैंक यू।